नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए एक नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक ने संविधान और आरक्षण को लेकर जो मुहिम चलाई थी, उसी का नतीजा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो सत्ता पार्टी सभी 80 की 80 जीतने का दावा कर रही थी, वो बैकफुट पर चली गई और इंडिया ब्लॉक को 47 सीटों पर जीत हासिल हो गई, जिनमें से अकेले समाजवादी पार्टी ने 41 सीटों पर जीत दर्ज की। हालांकि उसके बाद यूपी की जिन 8 सीटों पर उपचुनाव हुए, उसमें भाजपा ने बढ़त हासिल की, तो सत्ता पार्टी ने यह कहना शुरू कर दिया कि विपक्ष ने संविधान और आरक्षण को लेकर जो भ्रम फैलाया था वो अब टूट चुका है। यही वजह है कि मिल्कीपुर उपचुनाव के प्रभारी और उत्तर प्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर फुल कॉन्फिडेंस में हैं। जेपीएस राठौर का दावा है कि भाजपा प्रत्याशी चंद्रभान प्रवासन की जीत होगी और समाजवादी पार्टी की यहां से जमानत जब्त होगी। ऐसे में मुख्यमंत्री जी की 2 तारीख को रैली कल डिम्पल यादव के साथ में बड़ा जनसैलाब दिखा था। क्या लगता है समाजवादी पार्टी इस बार फिर से जीत दर्ज कर पाएगी लोकसभा चुनाव की तरह? देखिए, मुख्यमंत्री जी का पूरा जनता में यह धारणा बन गई है कि वो सही कभी बोलते नहीं, और उनकी जो भाषा है वो बिल्कुल समाज को तोड़ने वाली भाषा है। तो सारा प्रदेश उनको चाहे 20 बार जाए चाहे 30 बार जाए, अब उनकी बात लोग सुनने वाले नहीं है। इसलिए उनकी बात को दरकिनार करके और भारतीय जनता पार्टी जो हर क्षेत्र में विफल हो गई है, नौकरी देने के मामले में, किसानों को आय दोगुनी करने के मामले में, भ्रष्टाचार में 1 नंबर हो गई है, और देश में सबसे अधिक जो आई है केंद्रीय ब्यूरो की रिपोर्ट, तो जो कानून व्यवस्था है देश में सबसे खराब उत्तर प्रदेश में है, और महिलाओं में तो दुनिया में 1 नंबर पर है। अभी रिपोर्ट आई है। तो ये लोग जो कहेंगे जनता उसको मानने वाली नहीं है। इसलिए समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को जिताने के लिए सभी जाति वर्ग धर्म के लोगों ने अपना मन बना लिया है। समाजवादी पार्टी जीतेगी। अवधेश प्रसाद जी को राम जी का आशीर्वाद मिलेगा अयोध्या के नरेश को? अवधेश प्रसाद का चुनाव अलग है, इनका अजीत का चुनाव अलग है। अजीत को मिलेगा? अजीत को वोट मिलेगा और सभी जाति वर्ग धर्म का वोट मिलेगा। अजीत खुद कार्यकर्ता है बढ़िया पार्टी का। लोग कह रहे हैं विपक्षी कि जमानत जब्त होने जा रही समाजवादी पार्टी की। उसका तो पास दूसरा कहने को क्या है, यही ना कहेंगे और क्या कहेंगे। किसी का काम तो कर नहीं पा रहे हैं। जमानत जब्त कराना मुंह से अलग बात है, जनता के वोट से जमानत जब्त कराना अलग ही बात है। तो जनता है समाजवादी पार्टी के साथ, और इनका है मुंह, और भगवान राम का भी आशीर्वाद है समाजवादी पार्टी के साथ। यानी जीत होगी। सेवरी का बैर खाए थे, और कृष्ण का वंशज नेता है समाजवादी पार्टी का, और राम जो है सेवरी का बैर खाए थे। सेवरी के परिवार का जीत है, इसलिए सेवरी का रक्षा हर हालत में राम करेंगे और अजीत को जिताएंगे। बहुत शानदार, बहुत शानदार। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी से अवधेश प्रसाद ने जीत हासिल की थी, लेकिन 2024 का जब लोकसभा चुनाव हुआ तो अवधेश प्रसाद ने सपा से अयोध्या के सांसद का चुनाव जीतकर देश दुनिया में पब्लिसिटी हासिल की। रिक्त हुई सीट पर अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद मिल्कीपुर से सपा प्रत्याशी हैं। सपा इस सीट को बनाए रखने के लिए पूरी कोशिश में लगी हुई है। सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री राम गोविंद चौधरी का कहना है कि सीएम कितनी भी चुनावी सभा कर ले, लेकिन उनकी बातों को मिल्कीपुर की जनता सही नहीं मानती। पूर्व मंत्री का कहना है कि सीएम योगी की भाषा बांटने वाली है, इसलिए यहाँ की जनता
जाति धर्म से हटकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को अपना बहुमत देगी। केंद्रीय ब्यूरो की एक रिपोर्ट को लेकर भी पूर्व मंत्री ने भाजपा पर निशाना साधा है। आइए नजर डालते हैं इस विशेष रिपोर्ट पर। चुनाव को लेकर के क्या प्रक्रिया आपकी है? जिस तरह से डिम्पल यादव को कही थी और रैली की थी, मुख्यमंत्री जी की प्रस्तावित रैली है, क्या कुछ कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक मतों के साथ मिल्कीपुर की विधानसभा जीतने जा रही है। समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त होना तय है और जिस तरीके से वो समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से जनता से कट गई है, बाहर के लोगों को बुलाकर वहाँ भीड़ करने का काम कर रहे हैं, उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा, उसके द्वारा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरे मुस्तैदिक साल लगा हुआ है और वहाँ पर जनता ने मूड बना लिया है कि जो इन्होंने खटाखट योजना के नाम पर, संविधान और आरक्षण के नाम पर झूठ बोलकर 2024 में वोट लिया था, इसका करारा जवाब देने के लिए जनता तैयार है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से उन्होंने जनता को बरगलाने का काम किया है और वहाँ पर कोई विकास का कार्य नहीं किया, लगातार वहाँ से विधायक रहे अवधेश प्रसाद जी, वहाँ पर उन्होंने सांसद भी हुए हैं और मंत्री भी रहते हुए भी वहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ। जो कुछ वहाँ पर विकास हुआ है वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के कारण, योगी जी के जो योजनाएं बनाई उनके कारण वहाँ पर विकास के कार्य हुए, जनता को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिला है। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है, शून्य है उनका। क्या आपको लगता है कि परिवारवाद, जैसे समाजवादी पार्टी को परिवारवादी पार्टी कही जाती है, कहीं ना कहीं समाजवादी जो लोग हैं, समाजवादी जो वोटर्स हैं, उनके अंदर इस बात को गुस्सा है और गुस्सा वोट के रूप में तब्दील होगा कि उन्होंने हमेशा अपने परिवार को प्राथमिकता दी है? निश्चित रूप से जिस तरीके के कटहरी की जनता ने जवाब दिया है, वहाँ उनके सांसद हो गए, उसी परिवार में उन्होंने टिकट दे दिया। उसके बाद यहाँ भी वो सांसद हो गए, उसी परिवार में उन्होंने टिकट दिए। तो कार्यकर्ताओं के मन में कसक है। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता सोच रहा है आखिर हम जिला पंचायत सदस्य नहीं लड़ सकते, विधानसभा नहीं लड़ सकते, लोकसभा में इनको जिता कर भेजते हैं, तो आखिर हम लोग करेंगे क्या? तो भारतीय जनता पार्टी ने एक जमीनी कार्यकर्ताओं को दिया है। उनके कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त रोष है, कोई उनको चुनाव नहीं लड़ा रहा, केवल वो बाहर के लोगों को भेजकर एक माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐतिहासिक मतों के साथ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त होगी। बांसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर वेंकटेश ने अस्पताल में ब्रोकरों के बढ़ते प्रभाव पर अपनी चिंता जताई और कहा कि उनके खिलाफ की गई कार्यवाही के कारण उन पर बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। डॉक्टर वेंकटेश ने बताया कि अस्पताल में पूरी तरह से सीसीटीवी निगरानी है, जिसमें सारी सच्चाई कैद हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने इस मुद्दे को बार बार एसडीएम और पुलिस को रिपोर्ट किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर वेंकटेश ने लोगों से गलत आरोपों पर ध्यान न देने की अपील की और स्वास्थ्य केंद्र की सत्यनिष्ठा बनाए रखने का वचन दिया है। अपना परिचय बता दीजिए। मैं डॉक्टर वेंकटेश मवार, अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बांसी। तो सर, अभी एक मामला आया था आपके यहाँ कि कुछ छेड़खानी का ऐसा कुछ आरोप लगाई थी कोई लड़की, क्या है मामला ये? अरे ये शायद 24 तारीख का मामला है। मैं जब ओपीडी में आया तो एक अल्ट्रासाउंड और पैथोलॉजी की संचालिका है, माँ डायग्नोस्टिक सेंटर करके उसका चलता है। मैं जब यहाँ का अगस्त में चार्ज लिया था तो जितने भी अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी वाले थे अस्पताल परिसर में आकर के मरीज ले जाया करते थे, जिसको जो सेटिंग लग जाए अपना लेके चले गए। मैं जब यहाँ पे आया तो उसको बंद कराया। मैंने ये उनसे कहा कि आप लोग अस्पताल परिसर में कोई नहीं आएगा, ठीक है, अस्पताल परिसर में कोई नहीं आएगा। तो सब लोग मान गए, लेकिन माँ अल्ट्रासाउंड जो है वो हमसे उस समय भी मतलब थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गई थी। नहीं, हम आएंगे, हमारा अस्पताल है, कोई आ जा सकता है। हम लोग यहाँ तो कोई सकता है दिखाने के लिए, इलाज कराने के लिए कोई आ सकता है, लेकिन दलाली करने के लिए कोई नहीं आ सकता। मरीजों की दलाली आप करेंगे तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। आपको जो भी है दिखाना हो, हमारा नंबर भी आपके पास है, दे दिया मैंने, और कहा कि आप जब हो हमको बोल दीजिए कि हमारा मरीज आ रहा है, हम दिखाएंगे।
आप दिखाइए, आपको प्रेफरेंस भी दिया जाएगा, आगे दिखाइए। तो उस बार भी उसने कई एक जगह से फ़ोन कराया, इधर उधर से सब जब बात हो गई तो कई एक लोग बोले उसकी गलती साबित हुई, तो वो जो है सो बोली कि हम अब अस्पताल में नहीं आएंगे। 6 महीने तक वो अस्पताल नहीं आई। 24 तारीख को मैं आया ओपीडी में तो उसको देखा, मैं एक बार कुछ नहीं बोला, आकर के चली गई। 10 मिनट में मैं देखा उसको, 10 मिनट में चली गई। दोबारा उसकी गाड़ी दिखी और जैसे ही लगा सीधे महिला ओपीडी जो है डॉक्टर यशस्वी सिंह वहाँ पे ओपीडी कर रही थी, वहाँ चली गई। मैं देखा तो मैं भी पीछे पीछे थोड़ा निरीक्षण के पर्पज से चला गया, तो क्या कर रही है, तो मैंने देखा कि एक मरीज से बात कर रही है, एक आशा से नहीं सॉरी एक पहले देखा एक आशा से बात कर रही है। तो मैंने पूछा भाई आप यहाँ कैसे और क्यों आई? उसने बताया कि मरीज आई है, हमारा कोई भाभी आई है या क्या आई है, जो भी है। कहाँ है बताओ, दिखवा देते हैं, जाओ यहाँ से दिखा के। तो इसी पर वो हाइपर हो गई, हम पे बोलने लगी कि बदतमीजी बर्दाश्त नहीं, ये नहीं वो नहीं, मेरा वीडियो बनाने लगी। मैं हाथ में चाय का कप लिए हुए वहाँ गया था, मेज पे रख के मैं वहाँ से एसएचओ साहब को फ़ोन लगाया, साहब किसी महिला सिपाही को आप भेज दीजिए। एसएचओ साहब ने 5 मिनट 7 मिनट के अंदर अपना गाड़ी भेज दिया। मैं चुपचाप वहाँ से आके बाहर खड़ा हो गया। जो भी मामला है वो मेरा पूरे अस्पताल परिसर में सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ है। कुछ तो ऑडियो फुटेज है, ऑडियो वीडियो दोनों है, और वहाँ जो डिलीवरी रूम में लगा है वो केवल वीडियो है। जो भी बात हुई है वो रिकॉर्डेड है। मेरा यहाँ से जाना, उससे बात करना, सब कुछ रिकॉर्डेड है, सब साक्ष्य है। सब साक्ष्य है। जो भी वो आरोप लगा रही है कि हम हमारे साथ छेड़खानी किया, हमारे कमर में हाथ डाला, तो उसका वो सबूत है उसके पास कि हमने उसके कमर में हाथ डाला या क्या किया क्या नहीं किया। भाई जो भी है, जो आरोप लगा रही है वो मिथ्या है, बिल्कुल गलत है। प्रयागराज के जिला मजिस्ट्रेट ने एक वीडियो के जरिए जनता से सोशल मीडिया पर वाहन व्यवस्था को लेकर फैल रहे खबरों को नज़रअंदाज करने की अपील की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मौनी अमावस्या के लिए बनाई गई अस्थायी डायवर्जन हटा दी गई है और श्रद्धालु स्नान करके सुरक्षित अपने घरों को लौट रहे हैं। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा है। अधिकारी प्रयागराज बोल रहा हूँ। सोशल मीडिया पे एक न्यूज़ तेज़ी से वायरल हो रही है कि 4 तारीख तक के लिए प्रयागराज में वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। ये खबर पूरी तरह निराधार है। प्रयागराज कमिश्नरेट क्षेत्र में वाहनों का जो प्रवेश है वो डाइवर्जन की स्कीम्स मात्र पीक डे मौनी अमावस्या को देखते हुए लगाई गई थी। आज 30 तारीख को लगभग सभी श्रद्धालु वापस लौट रहे हैं, अंतिम चरण में है। तो पुलिस द्वारा डाइवर्जेंस की स्कीम्स को हटाया जा रहा है, बैरिकेड्स को हटाने के निर्देश भी हमने उन्हें दिए हैं। 31 तारीख को, 1 तारीख को और 4 तारीख को किसी प्रकार का वाहनों में कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। मात्र 2 और 3 तारीख को चूँकि वसंत पंचमी का स्नान होगा तो डाइवर्जेंस की स्कीम्स लागू होंगी। मेला क्षेत्र में वाहनों के प्रवेश की एक डिफरेंट प्रक्रिया है, उसके बारे में मेलाधिकारी महोदय एवं डीआईजी महोदय द्वारा पृथक से सभी को सूचित किया जाएगा। तो कमिश्नरेट क्षेत्र में कहीं किसी प्रकार से वाहनों का कोई प्रतिबंध नहीं है, ये मैं आप सभी को सूचित करना चाहता था। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के खिलाफ चुनाव आयोग से गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र भेजकर यमुना जल में अमोनिया की बढ़ती प्रदूषण लेवल को लेकर सैनी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि 15 जनवरी से यमुना जल में अमोनिया की मात्रा खतरनाक तरीके से बढ़ रही है, जो दिल्ली की जनता के लिए गंभीर समस्या बन गई है। उन्होंने इसे दिल्ली विधानसभा चुनाव में हस्तक्षेप करने की साजिश करार किया है। इस बीच चुनाव आयोग ने केजरीवाल की याचिका पर विशेष सुनवाई की और उनके आरोपों को गंभीरता से सुना है। अब
खतरनाक बात ये है, ये आतिशी जी ने, भगवंत मान साहब ने चिट्ठी लिखी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि ये किया जा रहा है, आप हरियाणा को कहिए कि पानी में अमोनिया ना छोड़े। इलेक्शन कमीशन ने कोई संज्ञान नहीं लिया उसका। ये मिल के आए, इलेक्शन कमीशन ने उस पर कोई ऑर्डर पास नहीं किया हरियाणा सीएम को कि भाई आप पानी ठीक छोड़िए। मेरे को नोटिस दे दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, आपके खिलाफ आवाज उठाने के लिए क्यों ना कार्रवाई की जाए। मैंने दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा वाटर क्राइसिस होने से बचाया, मैंने शोर किया। हमारे शोर करने से, संघर्ष करने से आज दिल्ली के लोगों को साफ पानी मिलने लगा है और पूरा पानी मिलने लगा है। आज दिल्ली के अंदर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट चलने लग गए हैं और मेरे को ही नोटिस दे रहे हैं, मुझे ही सजा देने की धमकी दी जा रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, पूरा देश देख रहा है, अगर ये इलेक्शन हमारे हिसाब से हरियाणा के चीफ मिनिस्टर नायब सैनी दिल्ली को जहरीला पानी भेजने के लिए और दिल्ली के अंदर आर्टिफिशियल वाटर क्राइसिस क्रिएट करने की कोशिश करने के लिए उन्होंने अपराध किया है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। उनके खिलाफ एफआईआर ऑर्डर करने की बजाय, उनके खिलाफ एक्शन लेने के बजाय, उनको ऑर्डर देने की बजाय कि आप साफ पानी भेजिए, इलेक्शन कमीशन मेरे पीछे पड़ गया। केजरीवाल के खिलाफ एक्शन क्यों ना लिया जाए, केजरीवाल के खिलाफ एक्शन क्यों ना लिया जाए। अगर इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की, आने वाले समय के अंदर पूरे देश के अंदर ये बड़ा घातक होगा। इसका मतलब जिस जिस स्टेट से दूसरे स्टेट में पानी आ रहा है, और अगर उस स्टेट में चुनाव है तो ये वाला स्टेट पानी रोक देगा और यहाँ पे वाटर क्राइसिस हो जाएगा और चुनाव इन्फ्लुएंस किए जा सकते हैं। ये बहुत ही क्रिटिकल पल है, इसको नॉर्मलाइज नहीं किया जा सकता कि एक स्टेट, बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं देश भर में, यहाँ से पानी यहाँ जाता है, यहाँ से पानी यहाँ जाता है, यहाँ से पानी यहाँ जाता है। जिस स्टेट के अंदर दूसरे स्टेट से पानी आता है, अगर उस स्टेट में चुनाव है तो इसका मतलब यहाँ से पानी रोक दो, वहाँ के लोगों में त्राही त्राही मच जाएगी और चुनाव जो है वो सारे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। ये चल क्या रहा है, ये तो बेहद खतरनाक है। और चुनाव आयोग जो है वो कहते हैं ना, शूटिंग द मैसेंजर, हमने शोर किया, हमने संघर्ष किया, हमें शूट करने में लगे हुए हैं। पूरे दिल्ली के अंदर खुलेआम पैसे बट रहे हैं, पूरे दिल्ली के अंदर खुलेआम सामान बट रहे हैं, पूरे दिल्ली के अंदर खुलेआम जूते बट रहे हैं, जैकेट बट रहे हैं, शॉल बट रहे हैं, साड़ियाँ बट रही हैं, सब कुछ बट रहा है। लेकिन चुनाव आयोग को दिखाई नहीं दे रहा, कह रहे हैं सबूत नहीं है। आपके सारे टीवी चैनल्स के अंदर लोग आके माइक पे बोल रहे हैं, हाँ जी मैं शॉल ले आया, हाँ जी मैं 1100 रुपये ले आया, हाँ जी मैं ये ले आया, वो ले आया। चुनाव आयोग चुप बैठा है। तो ये चुनाव आयोग जो है, ये भारत के इतिहास में अगर इन्होंने कुछ नहीं किया, पूरी दुनिया के अंदर भारतीय चुनाव आयोग एक मिसाल के, एग्जाम्पल के, उदाहरण के रूप में पेश किया जाता है कि इतना बड़ा चुनाव कराता है। लेकिन अगर इस चुनाव आयोग ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए और बीजेपी के खिलाफ एक्शन लेने की हिम्मत नहीं दिखाई, तो पूरी दुनिया के अंदर भारतीय जनतंत्र बदनाम होगा, पूरी दुनिया के अंदर चुनाव आयोग, भारत का चुनाव आयोग बदनाम होगा। मुझे धमकी दी जा रही है, आपके खिलाफ एक्शन ले लेंगे, आपके खिलाफ एक्शन ले लेंगे। दिल्ली के लोगों को साफ पानी पिलाने के लिए और भारतीय जनतंत्र को बचाने के लिए मुझे कड़ी से कड़ी सज़ा, जो भी असंवैधानिक और इलीगल सज़ा सुनाई जाएगी, वो सज़ा मैं खुली बाहों के साथ में स्वागत करता हूँ। सज़ा का मुझे कोई उस बात का दुख नहीं है। अभी हम सब लोग जा रहे हैं उनको चुनाव आयोग को चिट्ठी देने के लिए। हमने टाइम नहीं लिया है, हम मानते हैं, लेकिन अगर वो मिलेंगे तो अच्छी बात है, नहीं भी मिलेंगे तो भी हम उनके गेट पे अपना जवाब दे के आ जाएंगे। साथ में हम अपनी 3 बोतलें भी ले जा रहे हैं पानी की, 7 ppm पानी की। वो तीनों बोतलें हम चुनाव आयोग को सौंप के आएंगे। हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर चुनाव आयोग को लगता है कि उसमें जहर नहीं है तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तीनों चुनाव आयुक्त उस 7 ppm अमोनिया वाले पानी को पूरे देश के सामने पी के दिखा दें। मेरे को जो सज़ा देनी है आप सज़ा दे दीजिएगा। ये 3 बोतलें हम चुनाव आयोग के लिए लेके जा रहे हैं, इसमें 7 ppm अमोनिया है। चुनाव आयोग इस पानी को पूरे देश के सामने, मुझे पता चला है 12 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चुनाव आयोग पानी पी के दिखा दे। प्रयागराज के सोराव थाने के स्टेशन हाउस ऑफिसर ब्रजेश तिवारी को रात में श्रद्धालुओं के लिए चल रहे भंडारे में कथित रूप से राख डालने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे आक्रोश फैल गया। बताया गया कि एसएचओ
तिवारी को इस बात पर गुस्सा था कि भंडारा बिना पुलिस अनुमति के हो रहा था। वरिष्ठ अधिकारियों ने वीडियो के वायरल होने के बाद मामले की जांच का आदेश दिया है और एसीपी सौरभ ने एसएचओ को दोषी पाया। जांच के आधार पर डीसीपी ने तिवारी को निलंबित कर दिया और मामले की गहन जांच अभी निर्देश पर जारी है। अभी के लिए इतना ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।